स्टोरी की बात कर्नाटक की कर रहा हूं। आज सिद्धारमैया ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल है कि इस्तीफे के पीछे राहुल गांधी का नेक्स्ट सियासी प्लान क्या है। बेंगलुरु के कावेरी निवास पर आज जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने तमाम मंत्रियों को सुबह सुबह नाश्ते पर बुलाया था तो माहौल बहुत भावुक था। दिल्ली से आए आदेश का पालन करते हुए सिद्धारमैया ने भारी मन से ही लेकिन पूरी गरिमा के साथ विदाई का ऐलान अपने साथियों को बता दिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उस वक्त जो वहां मौजूद थे अपने मुख्यमंत्री के, अपने वरिष्ठ के पैर छुए। मुख्यमंत्री ने उनको उठाया, दोनों गले मिले और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा पूरी हो गई, जैसा कि कांग्रेस आलाकमान चाहता था। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सिद्धारमैया को हटाने से कांग्रेस का मकसद पूरा हो गया या फिर ये राहुल गांधी के नए मिशन की एक शुरुआत हुई है। आज हम कर्नाटक के इसी सियासी चक्रव्यूह का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सिद्धारमैया का वो बयान जो उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपने के बाद दिया था। कर्नाटक मेरू नट मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि हाई कमांड ने मुझे पहले ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये संविधान के अनुसार किया जाना है। हम पूर्ण बहुमत में हैं, इसलिए ये संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। राज्यपाल थे नहीं, राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपा था सिद्धारमैया ने, क्योंकि आलाकमान ने कहा था कि आज इनको इस्तीफा देना, आज की तारीख तय थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी की सिद्धारमैया ने अपने 3 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पेश किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो अटकलें चल रही हैं कि उनको राज्यसभा की सीट दी जा रही है, उनका मन नहीं है कि वो राज्यसभा की तरफ जाए। ये पेशकश उन्होंने ठुकरा दी है और वो ये चाहते हैं कि बचा हुआ जो 2 साल का उनका विधायक का कार्यकाल है उसको वो पूरा करें। आपको याद दिलाऊं, जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी शुरू से एक बार उच्च सदन के सदस्य बनने की बहुत इच्छा रही है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया के साथ उल्टा था, उनको उच्च सदन में जो कभी सदस्य नहीं रहे उनको कहा गया आप राज्यसभा आ जाइए, मगर उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो विधानसभा में रहूंगा। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी, मैंने पोलाइटली मना कर दिया। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2 साल और विधायक के रूप में बाकी है। सिद्धारमैया के बाद अब कर्नाटक की कमान डीके शिव कुमार के हाथों में होगी। यह भी आज सिद्धारमैया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस का सीएम बनकर दक्षिण भारत का किला और मजबूत बनाने की नींव अब कांग्रेस शिव कुमार के साथ डालना चाहती है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीके शिव कुमार को औपचारिक तौर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब सिद्धारमैया को नेशनल ओबीसी ब्रांड के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कांग्रेस पार्टी की बड़ी तैयारी है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक मजबूत ओबीसी चेहरे की जरूरत है, जो राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के नारे को जमीन पर उतार सके। जातिगत जनगणना से याद आया, कर्नाटक में सिद्धारमैया ये मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना करके दिखा दी है, और वो रिपोर्ट भी उन्होंने परसों जब वो पहुंचे दिल्ली से वापस बेंगलुरु, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के लिए छोड़ दिया कि भाई अब आप इसको सार्वजनिक करिए। यानी जातिगत जनगणना कराने वाले मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी दिल्ली लाकर अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी। कुल मिलाकर कर्नाटक में सीएम बदलने का सीधा कनेक्शन 2029 से अब कनेक्ट होता दिखाई देता है। राहुल गांधी का यह चक्रव्यूह उत्तर भारत की राजनीति के उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए है जहां बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले अजय अभी दिखाई देती है। राहुल जानते हैं कि बीजेपी को अगर दिल्ली की गद्दी से हटाना है तो उन्हें दक्षिण भारत की 129 सीटों पर ऐसा चक्रव्यूह रचना होगा जिसमें बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फंसकर रह जाए। दक्षिण भारत की राजनीति को करीबी से
जो जानने वालों के मुताबिक कांग्रेस दक्षिण में रक्षात्मक राजनीति की बजाय बेहद आक्रामक चेहरों को आगे बढ़ा रही है। तेलंगाना में पहले से ही रेवंत रेड्डी जैसा युवा और आक्रामक नेता कमान संभाल रहा है, जिसने केसीआर के अवैध किले को ढाकर दक्षिण में कांग्रेस की पहली बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। इसी तरीके से केरल में हाल ही में वीडी सतीशन मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इस बार विधानसभा चुनावों में सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस ने लेफ्ट का आखिरी किला भी ढा दिया, यानी केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार के आने से दक्षिण भारत में कांग्रेस के पास बेहद आक्रामक और फाइटर छवि वाले 3 मुख्यमंत्री होंगे, जो सीधे बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। राजनीति में कोई भी चाल जोखिम से खाली नहीं होती। राहुल गांधी का मिशन साउथ 2029 कागज पर जितना परफेक्ट दिखता है, जमीन पर इसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। जमीन पर अगर यह संदेश गया कि बेहद लोकप्रिय पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को हटाकर एक रसूखदार और ऊंचे माने जाने वाले वोकलिंगा समुदाय को सत्ता सौंपी गई है, तो इससे कांग्रेस की पूरी प्लानिंग पर पानी भी फिर सकता है। राहुल गांधी का यह दांव हाई रिस्क वाला है। अगर डीके शिव कुमार अपनी क्षमता से वोकलिंगा को जोड़ते हुए पुराने अहिंदा वोट बैंक को थामे रखते हुए कामयाब होते हैं, तो ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन अगर जमीन पर समीकरण थोड़े भी दरके, तो इतिहास गवाह की राजनीति में टाइमिंग का खेल उल्टा पड़ने में देर नहीं लगती। Therefore, Siddaramaiah didn't have really a period of 3 years of a peaceful governance. And because of the mismanagement of the finances and difference of opinion, the governance was totally zero. Administration was totally failed, as well as development was not to be seen. And the debt of the government has increased 4 times. तो बीजेपी अब दबाव बनाना शुरू कर रही है। उत्तर भारत की कठिन राजनीतिक डगर के बीच कांग्रेस के लिए दिल्ली का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरता है। कांग्रेस जानती है कि अगर 2029 के लोकसभा में कुछ करना है, तो दक्षिण भारत के किसी सियासी किले को अपने और मजबूत करना होगा। इसीलिए राहुल गांधी और की टीम का पूरा प्लान, इस वक्त पूरा ध्यान भी दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्यों पर अब केंद्रित हो गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण से कांग्रेस के 40 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो करीब 1/4 सीट दक्षिण के इन्हीं 5 राज्यों से आती है। अगर कोई पार्टी यहां पर मजबूत होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर बीजेपी अभी भी दक्षिण में कुछ खास करती नहीं सफल होती दिखी है। हालांकि पैठ बढ़ाने की कोशिश वो लगातार कर रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात करें तो इस समय आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। देश में इस समय कांग्रेस 4 राज्यों में राज कर रही है, जिसमें से 3 राज्य दक्षिण भारत के साउथ के हैं। इसीलिए राहुल गांधी को साउथ में ज्यादा संभावनाएं अब नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की विजय सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन तुरंत मिल गया है। इस बार कांग्रेस ने डीएमके के साथ छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया। 30 साल पुरानी दोस्ती को 3 दिन में तोड़ दिया, यानी विजय के साथ गलबैया कर ली, टीवीके को समर्थन दे दिया। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन। सारा खेल टाइमिंग का है। जो समय की नब्ज को पहचान कर सही टाइमिंग पर अपनी चाल चल दे, सत्ता का ताज उसी के सर पर सजता है। कहते हैं राजनीति में समय से पहले और समय के बाद लिया गया हर फैसला आत्मघाती होता है। इतिहास गवाह है कि जब कांग्रेस से पंजाब में टाइमिंग चूकी, तो सत्ता हाथ से चली गई। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फैसला लेने में देरी हुई, तो कांग्रेस की सरकारें वहां चुनाव हार गईं। लेकिन कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन करके 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव का डंका अभी से बजा दिया गया है। सिर्फ साउथ की स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, तेलुगु देशम के पास, वो अलाई हैं बीजेपी के। तो साउथ को अपने पीछे, अपने साथ मजबूत रखना, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी राहुल गांधी की। साउथ कांग्रेस का रहे और वहाँ चुनौती, केरल में इलेक्शन हो गए, तमिलनाडु में इलेक्शन हो गए, तेलंगाना अभी नहीं,
कर्नाटक सबसे बड़ी चुनौती है और कर्नाटक में पार्टी टूटे नहीं और या टूट के कगार पे नहीं आए और मजबूत हो, उसमें बहुत जरूरी था ये फेरबदल होना। जब नीरजा चौधरी जैसी वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोलती है तो उसके मायने भी होते हैं। खैर, अब आपको दिखाता हूं 2024 वाला कांग्रेस का स्कोर कार्ड क्या कहता है। जो कांग्रेस का स्कोर आया उस वक्त 99 सीट्स का। इस वक्त अगर आप देखेंगे इस सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। दक्षिण भारत की 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण से जीती थी। बाकी की जो 50 के आसपास सीटें हैं, आप 60 सीटें कह लीजिए, वो इन इलाकों से। उत्तर भारत से 26, पश्चिम से 15, मध्य से 1 सीट आई, पूर्वी से 10 और उत्तर पूर्व से 7 सीटें आई। ये सबसे बड़ा किला है और इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी केवल कर्नाटक में मजबूत है। इसीलिए कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन कर वहां की 28 सीटों पर कांग्रेस अपनी जो सुप्रीमेसी है बीजेपी के ऊपर, उसको बनाए रखना चाहती है।